नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। मैं आपके साथ अजय वत्स। जातिगत जनगणना के मसले पर सियासत गर्म है। बिहार के नेताओं की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद इस पर बहस और तेज हो गई है। यूपी में भी चुनाव से ठीक पहले सभी पार्टियां जातिगत जनगणना का मुद्दा भुनाने में जुट गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 11 दलों के नेताओं ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और अपनी बात रखी। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ सबकी बात सुनी और सबकी बात जब सुन लिए हैं तो आखिरकार समय उन्होंने दिया है और सबकी बात सुन ही लिए तो निर्णय तो उनको लेना है, लेकिन बात तो सबका सुने है ना। हम लोगों ने कई बातें रखी कि भाई कैसे इंटरेस्ट में है और ये भी बात की कि इसका कोई विरोध नहीं करता। अगर जातीय जनगणना से उन्माद फैलेगा, जातिवादी कहलाओगे तो धर्म की भी गिनती नहीं होनी चाहिए। क्यों गिन रहे? तब तो धर्म में भी जो है आपका राइट होगा। तो वो भी अब तक तो हुआ नहीं ऐसा कि सेंसस से रिलीजन में लड़ाई हो जाए, तो ऐसी बात तो नहीं है। पीएम से मुलाकात भले ही बिहार के नेताओं ने की हो, लेकिन इसका राजनीतिक असर उत्तर प्रदेश पर होना भी तय है। यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और यहाँ जातिगत वोट बैंक पर सबकी नजर रहती है। इसलिए अखिलेश यादव तो सत्ता में आने पर जाति के आधार पर जनगणना कराने का वादा कर भी चुके हैं। हम अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम अगर कोई होगा सरकार का तो जनगणना। अगर वो दिल्ली वाले नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप समाजवादी करके दिखा देगी। अखिलेश की तरह ही मायावती भी जातिगत जनगणना की हिमायती है। मायावती ने 9 अगस्त को ट्वीट के जरिए अपनी मांग रखी थी। मायावती ने ट्वीट किया था, देश में ओबीसी समुदाय की जनगणना की मांग बीएसपी शुरू से करती रही है और अभी भी यही मांग है। जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो बीएसपी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह इसका समर्थन करेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में ओबीसी निर्णायक भूमिका में है। मंडल कमीशन के बाद ओबीसी और दलितों के इर्द गिर्द सूबे की राजनीति सिमटी हुई है। यूपी में पिछड़े वर्ग की आबादी करीब 39% है, जिसमें यादव 10%, कुर्मी कुशवाहा सैथवार 12%, जाट 3%, मल्लाह 5%, विश्वकर्मा 2% और अन्य पिछड़ी जातियों की तादाद 7% है। इसके अलावा प्रदेश में अनुसूचित जाति 25% और मुस्लिम आबादी 18% है। इन्हीं वोटों के सहारे सूबे की सत्ता तय होती है। इसलिए चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का कार्ड कई लिहाज से अहम है। अब करने की जरूरत है और जरूरी है कि जो हर तरह से पिछड़े हैं उनका करना चाहिए। और बुरी बात क्या है? उत्तर प्रदेश में 1990 के बाद सभी पार्टियां ओबीसी चेहरे को आगे कर चुनाव मैदान में उतरती रही हैं। पिछले 3 दशकों में राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई सवर्ण समुदाय से सीएम नहीं बने। राम मंदिर आंदोलन के दौरान बीजेपी भी कल्याण सिंह को आगे कर चुनाव लड़ती रही और 2017 में भी बीजेपी की सत्ता में वापसी में ओबीसी वोटर की भूमिका अहम रही है। लिहाजा 2022 के चुनाव में कोई भी दल जातीय समीकरणों को नकारना नहीं चाहता। ऐसे में सियासत बेहद दिलचस्प है और दिल्ली में हुई मुलाकात उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ओम प्रकाश राजभर ने भी जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कई सवाल भी उठाए हैं। ओपी राजभर ने लिखा है कि पिछड़े समाज की जातिवार जनगणना कराने से बीजेपी आरएसएस इतना डर क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री खुद पिछड़े वर्ग का होने का दम भरते हैं, लेकिन पिछड़ों की जातिवार जनगणना कराने से डर जाते हैं। आखिर बीजेपी सरकार जाति के हिसाब से पिछड़ों की गिनती क्यों नहीं करना चाहती? तो ये आप देख रहे हैं कि राजभर, ओपी राजभर एसबी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मांग की है जातिगत जनगणना की। लिखा है उन्होंने फेसबुक के पेज पर, यह भी कहा है कि पशु पक्षियों जानवरों की गणना हो सकती है तो इंसानों की जातिवार जनगणना क्यों नहीं।
विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के भीतर भी जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जाति के आधार पर जनगणना की वकालत की है। समाजवादी पार्टी भी लगातार इसका समर्थन करती आ रही है। माननीय मोदी जी से लोगों की अपेक्षाएं हैं, इसीलिए मोदी जी की सरकार में अपनी बात को बलपूर्वक कहने में उनको साहस मिलता है, मौका मिलता है, और इसीलिए जो कोई नहीं करा सका वो मोदी जी कराएंगे। इस भरोसे के साथ जाति आधारित जनगणना की मांग लोग कर रहे हैं और हम समझते हैं वो जायज भी है, होना। 2.5 साल से अखिलेश यादव जी लगातार इस बात को कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कि जातिगत जनगणना कराइए। जो जातियों में झगड़ा आप कराते हैं, जो आपके बताते हैं कि ये ज़्यादा है, ये कम है, इसका हिस्सा मिला, इसका नहीं मिला, आरक्षण सही मिला, गलत मिला, तो आप एक बार जाति जनगणना करा देंगे तो हर जाति को ये मालूम चल जाएगा कि हमारी क्या संख्या है, क्या हमारा हक है, कितना हमारा हिस्सा है, और उसके मुताबिक उसको हक हिस्सा देने का काम जो भी दल होगा उसे करना चाहिए। अफगानिस्तान ने तालिबानी आतंक के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में जिस तरह वहां से सिख और हिंदू बुरे हालात में जूझ रहे हैं, उससे पता चलता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA आखिरकार क्यों जरूरी है। तालिबानी आतंक से अफगानिस्तान में मचे कोहराम के बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है, हमारे अस्थिर पड़ोस की ताजा घटना और जिस तरह वहां के सिख और हिंदू बुरे हालात से गुजर रहे हैं, उससे पता चलता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम क्यों जरूरी है। नागरिकता संशोधन अधिनियम में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के प्रवासियों को आसानी से भारत की नागरिकता देने का प्रस्ताव है। तो CAA की क्रिटिसिज्म वाली कंपनी थी, उसको आंख खोल करके भी और कान खोल करके भी देखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए कि CAA क्या था और क्यों था। गुमराही गैंग था। जिस तरह से उसने CAA के समय और CAA को लेकर के पूरे देश में हाहाकार और हंगामा फैलाने की कोशिश की थी, कम से कम उन्हें शर्मिंदा होने की जरूरत है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली में शाहीन बाग का आंदोलन शुरू हुआ और तमाम विपक्षी पार्टियों को मोदी सरकार के खिलाफ रेडीमेड मंच मिल गया। अब सवाल है कि क्या अफगानिस्तान की घटना के बाद CAA विरोधियों का हृदय परिवर्तन होगा? इंदौर में रक्षाबंधन पर चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम शख्स की पिटाई का एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, जिसके बाद अब इस पर भी सियासत तेज हो गई है। वायरल हुआ पिटाई का ये वीडियो इस वक्त सुर्खियों की वजह बना हुआ है। जिस शख्स को बेरहमी से पीटा जा रहा है वो शहर के गोविंद नगर इलाके में चूड़ियां बेचने आया था। आरोप है कि पहले तो पिटाई करने वाले लोगों ने लड़के का धर्म पूछा और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। जिस लड़के को पीटा गया उसका नाम तस्लीम बताया जा रहा है। मार रहे थे कि तुम कौन हो, मुसलमान हो, कौन हो? हमने कहा सब मुसलमान है। बस जैसे नाम बताया वैसे सर और ज्यादा मारने लगे। फिर 400 लोग को और बुला लिया और सर मारने लगे। उधर इलाके के लोगों का कहना है कि जिस शख्स को पीटा गया वो अपना धर्म छिपाकर हिंदू महिलाओं को चूड़ियां पहनाने के बहाने से उनसे छेड़छाड़ करता था। फिलहाल पुलिस ने वायरल हुए वीडियो के आधार पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। वो वीडियो वायरल हुआ, वायरल होने के साथ में जो पुलिस है, पुलिस ने उस पर तत्काल उसका खंडन भी जारी किया पुलिस ने कि यदि इसमें कोई भी फरियादी पुलिस के पास में नहीं आया है, यदि कोई फरियादी आता है तो जो भी इसमें न्याय संगत कार्रवाई है पुलिस न्याय संगत कार्रवाई इसमें करेगी। उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल के दौरे के दिन से पोस्टर पॉलिटिक्स गरमा गई है। नगर निगम जहां मुकदमे दर्ज करवा रहा है, वहीं कांग्रेस अभी तक पोस्टर पॉलिटिक्स में हाथ डालने से बच रही है। देहरादून की सड़कें इन दिनों बेतरतीब तरीके से लगे पोस्टर से पटी है। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए पोस्टर्स हटाए तो आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बौखलाहट दिखी। वहीं सीएम पुष्कर धामी और अजय कोटियाल के पोस्टर लगाने के आरोप में 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया। कांग्रेस का कहना है कि केस दर्ज करना ठीक नहीं है और वो तो मुकदमा दर्ज होने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि पार्टी पावर में है तो नगर निगम को भी दबाव में डाल सकती है। बीजेपी एक जगह है, कांग्रेस एक जगह है। बीजेपी सरकार में है, कांग्रेस विपक्ष में है। बीजेपी को काम करना चाहिए, कांग्रेस को उनको चेक करना चाहिए। यहाँ दोनों के दोनों ना आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ रखे हैं।
मैंने कहा वो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह से मुकदमेबाजी या ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से ऐसी बातों से बचना चाहिए और सरकार को, विशेषकर सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि लोकतंत्र में बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। नगर निगम का कहना है कि उनके पास शिकायत आई तब कार्रवाई की गई। हर पार्टी का पोस्टर नियम के तहत ही हटाया जा रहा है। अगर मेयर का पोस्टर भी गलत जगह पर होगा तो हटाया जाएगा। देखिए, इसमें ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के हटाए जा रहे हैं। जब हटते हैं, बैनर किसी का हटता है तो जैसे हमने अगर राजपुर रोड पे दिलराम बाजार से राजपुर रोड तक हटाए तो जिसमें जो भी आएंगे उसमें अगर मेरा भी होता है तो वो भी हटाया जाता है। ये बात सही है कि राजधानी की सड़कों पर होर्डिंग्स की भरमार है और इस चुनावी साल में ऐसी तस्वीरें आगे और भी दिखाई देने वाली हैं। ऐसे में आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की नगर निगम से उम्मीद रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर हुई मूसलाधार बारिश से बरसाती नदियां उफान पर हैं। गांव जहांपुर के पास नागदेव नदी ने रौद्र रूप दिखा दिया है। इससे ग्रामीण परेशान हैं। नदी में तेज बहाव में किसानों की 4 मवेशी भी बह गए। काफी संख्या में मवेशी टापू में काफी देर तक फंसे रहे। तस्वीरों में दिख रहा है कैसे मवेशी बह गए और टापू में जाकर फंस गए। काफी देर तक नागादेव नदी में उफान के बाद ये तस्वीर। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरों के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम शुरू हो गया है। इसके लिए जेसीबी मशीन साइट पर पहुंच गई है। अभी साइट को समतल करने का काम शुरू किया गया है। कंपनियों के अधिकारियों ने सोमवार को साइट पर पहुंचकर पूजा की और फिर काम शुरू किया। एयरपोर्ट का शिलान्यास सितंबर तक होने की संभावना है। हालांकि आखिरी तारीख अभी तय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एयरपोर्ट का दोनों नेता शिलान्यास करेंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जेवर में बसने वाले जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पहले फेज में 1334 हेक्टेयर में एयरपोर्ट बसाया जाएगा। क्षेत्रफल के लिहाज से यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। आपको बता दें कि अब सबकी निगाहें शिलान्यास पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास के लिए यहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और यहां पर 4 दीवारी सबसे पहले की जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और अब चलते चलते सुर्खियों पर नजर। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस।